हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का इंडियन बिजनेस टीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर और हमारे आज के एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी, जो कि सीईओ है ऑफ यावेल। तो वेलकम अनुज जी। नमस्कार मैम। तो नमस्कार जी, अनुज जी और प्रिया जी। नमस्कार सर। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में आपका बहुत योगदान है। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। हम चाहेंगे कि दर्शकों को फायदा मिले उसका और बहुत। जी। तो मार्केट से शुरू करते हैं। आज मार्केट ऊपर है। सेंसेक्स इज एट 85,378 पॉइंट्स ऊपर है और निफ्टी 26,075 पे है, 138 पॉइंट्स ऊपर। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई। टॉप फाइव गेनर्स: एनटीपीसी, टाटा स्टील, एचसीएल टेक, अदानी पोर्ट्स एंड ओएनजीसी। टॉप लूजर्स: इटर्नल, एमएनएम, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एंड भारत इलेक्ट्रिक। आज मेटल इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड हाई दिखा रहे हैं, पूरा क्योंकि धोना किधर है? फेडरल रिजर्व से एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट होगा। तो इस वजह से हम बाजार में तेजी है। अनुज जी, प्लीज बताइए बाजार के बारे में, आपको क्या लगता है? डू यू थिंक दैट द मार्केट विल रीच एन ऑल टाइम हाई सून? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मार्केट जो है वो अपने हाई पर आती हुई दिखाई दे। हमने यहाँ पर देखा है कि यूएस चाइना की जो ट्रेड टॉक्स थी वो कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट हमने देखा है कि सभी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में एक हम्म। अच्छी खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई दिखाई दी। जैसे हम्म। जैसे हम एक पॉजिटिविटी मार्केट में आती हुई देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सभी बाजारों में खरीदारी का रुख देखने को मिला है। जापान का मार्केट पॉजिटिव मोड पे चल रहा है। हम्म। नेस्डेक भी एक पॉजिटिव मूड में है। प्लस अगर आप चाइना का मार्केट देखेंगे तो वहाँ भी एक पॉजिटिविटी दिख रही है। हम्म। प्लस इंडिया के बाजार में भी हम निचले स्तरों पे खरीदारी लौटती हुई देख रहे हैं। साथ हम्म। साथ हमने ये भी देखा है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर कंपनीज के, वो हम्म। काफ़ी अच्छे आ रहे हैं रिजल्ट, जिसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर आता हुआ दिख रहा है। हम्म। प्लस कहीं ना कहीं जो फेस्टिवल सीजन अभी गए हैं उससे काफ़ी एक रंगत मार्केट में लौटती हुई नजर आई है। हमने हम्म। देखा है मार्केट में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आई है, जिसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि हमने हायर लेवल पे कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है। अगर आप हम्म। देखेंगे तो इस टाइम पे जो बाजार है केवल मात्र 200 पॉइंट दूर रह गए हैं निफ्टी, अगर हम देखें अपने लाइफ टाइम हाई से। हालांकि हम्म। बैंक निफ्टी ने हाई बना दिया है, बट जी। निफ्टी अभी भी अपनी लाइफ टाइम हाई से 200 पॉइंट की दूरी पर है। लग हम्म। रहा है कि वो यहाँ पर रिकवर होते हुए दिखाई देंगे। हम्म। और जिस तरीके से यूएस इंडिया के ट्रेड टॉक को लेकर जो प्रोग्रेस दिख रही है, हम्म। वो यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। हालांकि रुपये की अगर हम बात करें तो इंडियन रुपी थोड़ा सा वीक है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में तेजी लौटती हुई दिखाई दी है। मगर हम्म। यस, इक्विटी मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा अट्रैक्शन आता हुआ दिख रहा है। एफआईएस की खरीदारी भी मार्केट में लौटती हुई दिख रही है। डीआईएस तो खरीदारी के मूड में है ही, हम्म। एफआईएस के अंदर भी हमने काफी अच्छी खरीदारी लौटती हुई देखने को मिल रही है। प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी अच्छा खरीदारी का ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी मूड माहौल है फिलहाल इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। प्लस हाँ, जो गोल्ड सिल्वर में हम गिरावट देख रहे हैं, हम हम्म। कमोडिटी मार्केट में कुछ गिरावट आती हुई देख रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इक्विटी मार्केट पॉजिटिव मूड में आता हुआ दिख रहा है। जी। अ, अभी हमने गोल्ड और सिल्वर में देखा है कि प्राइसेस जो है उसमें एक डिक्लाइन देखा है, तो उसका क्या कारण है? देखिए, गोल्ड सिल्वर में जो गिरावट आई है इसके पीछे कुछ रीजन रहे हम्म। हैं। फेस्टिवल के टाइम पे जो फिजिकल शॉर्टेज थी वो यहाँ पर अब आती हुई दिख रही है। जो हम्म। सप्लाईज है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो एक रिस्क प्रीमियम, हम्म। शॉर्टेज प्रीमियम जो बढ़ गया था वो यहाँ पर अब धीरे धीरे डाइल्यूट होता हुआ दिख रहा है। हम्म। प्लस यूएस और चाइना की जो ट्रेड टॉक के बीच पॉजिटिव आउटलुक है या पॉजिटिव ट्रेड टॉक चल रही हैं उससे हमने देखा है कि जो सेफ हेवन डिमांड थी गोल्ड की वो यहाँ पर कुछ कम हुई है। प्लस जो फेस्टिवल सीजन की डिमांड थी वो यहाँ पर कुछ कम देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से जी। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर की जो बेसिकली सेफ हेवन डिमांड थी वो कमजोर रही, जिसकी वजह से तुरंत एक गिरावट देखने को मिली। प्लस जो फेस्टिवल सीजन का प्रीमियम होता है हम्म। जो वो यहाँ पर अब जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हमने एक गिरावट आते हुए देखी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों में करीबन ऑलमोस्ट $500 के आसपास की गिरावट हम गोल्ड में देख चुके हैं और करीबन $10 के आसपास की गिरावट हम सिल्वर में देख चुके हैं। तो हम्म। मुझे लगता है कि ये जो एक बबल बना था फेस्टिवल के हम्म। टाइम पे वो यहाँ पर अब खत्म होता हुआ दिखाई दिया है और हम्म। अब प्राइस अपने एक्चुअल लेवल पर आते हुए दिख रहे हैं। जी। और कितनी गिरावट आप देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। एक तो यूएस चाइना की ट्रेड टॉक को लेकर है, अगर वो फेवरेबल रहती है तो वहां पर और गिरावट आ सकती है। हम्म। प्लस डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे काफी हद तक जो एक सेव हेवन डिमांड है वो यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है, उससे भी गिरावट आ सकती है। प्लस
अब जो यूएस के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर एंडिंग में है। हम्म। दिसंबर में वहाँ पे बुक क्लोज होती है, तो जनरली कमोडिटी फंड्स, हेज फंड्स हम्म। या जो बड़े म्यूचुअल फंड्स है वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी आपको थोड़ी बहुत बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग जो है कमोडिटी में देखने को मिल सकती है। तो हमारा मानना है कि आने वाले 2 महीने नवंबर और दिसंबर थोड़े से क्रूशियल रहेंगे, जहां हम्म। पर हो सकता है कि आपको एक कंसोलिडेशन फेज गोल्ड सिल्वर में आता हुआ दिखाई दे। हालांकि हमारा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर के भावों में आपको तेजी देखने को मिलेगी, मगर हम्म। फिलहाल शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। जी। अनुज जी, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सेबी के बारे में। हमने खबरों में देखा है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड के फी स्ट्रक्चर को लेकर कुछ वो चेंजेस लाना चाहते हैं टू लोअर द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। नॉर्मली जो है म्यूचुअल फंड के रूल्स जो है, हमें ऐसे लगता है कि ये रिफॉर्म जो है उसका कारण है टू सिंप्लीफाई द म्यूचुअल फंड रूल्स, ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं दे कैन इजीली ग्रास्प द कॉस्ट दे आर पेइंग, और चेंजेस करना चाहते हैं इन मैनेजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ट्रांजैक्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो आपको क्या लगता है, व्हाट आर द की हाइलाइट्स के सेबी ने ये प्रपोज किया है टू रिवैम्प द एंटायर म्यूचुअल फंड फी स्ट्रक्चर? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि म्यूचुअल फंड की जो फीस है उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हिडन और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम्म। यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसका क्लैरिटी नहीं था हम्म। कि उसमें कौन कौन सी आपकी स्टेचुरी फीसिस हैं, जीएसटी कितना है, हम्म। प्लस जो परफॉर्मेंस फीस है वो कितनी है, हम्म। जो एएमसी के चार्जेस है वो कितने, तो उसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो यहाँ पर अब सरकार चाह रही है कि जो भी फीस है आप उसको क्लैरिटी मेंशन करें, कितना ब्रोकरेज है वो भी आप मेंशन करें, जिससे कि जो एक्सेसिव फीस जारी है, ये जो हिडन कॉस्ट है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके और जो रिटर्न है उसको इंक्रीज किया जा सके, या फिर जो भी म्यूचुअल फंड्स को पास ऑन मिलता है ब्रोकरेज की फीस के तौर पे, वो वहाँ पर क्लाइंटों को पास ऑन हो सके, जिससे कि उनका जो रेवेन्यू है या जो उनकी आरओआई है इन्वेस्टर्स की, वो यहाँ पर बढ़ सके। तो बेसिकली जो यहाँ पर मिसलीडिंग ब्रोकरेज चार्जेस थे वो यहाँ पर कम देखने को मिल रहे हैं, मिलेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं सेबी इस पर टाइट करती हुई नजर आ रही है। एक्सिट लोड को लेके काफी अनक्लैरिटी थी, उस पर भी सेबी ने यहाँ पर डिस्कशन किया है कि जो एग्जिट लोड है उसके बारे में क्लैरिटी आए, जिससे कि इन्वेस्टर को अपना आरओआई मेंटेन करने में हेल्प मिले। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो कुछ अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस थी उसको कंट्रोल करने के लिए सेबी ने ये रूल लेकर आए हैं। जी। तो जो ये नए रूल्स हैं, हाउ विल दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी फॉर इन्वेस्टर्स? देखिए, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो रिटर्न है वो यहाँ पर इंक्रीज हो, क्योंकि जितना कम चार्जेस होंगे उतना ही जो म्यूचुअल फंड है उतना कम कट करेंगे रेवेन्यू में से। तो उनको क्या है कि जो इन्वेस्टर है उसको हाईयर नेट रिटर्न मिलेगा। तो बेसिकली हम देखते हैं कि कई कई बार रिटर्न तो अच्छा आता है, बट जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन्वेस्टर में वो कम होता है, तो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उस पर अभी तक कोई उतने स्ट्रांगली ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाई है। तो सेबी चाहता है कि जो भी म्यूचुअल फंड या एएमसी कोई भी चार्ज कर रही है तो उस पर क्लैरिटी आना चाहिए भाई वो कितना परफॉर्मेंस फीस चार्ज कर रही हैं, कितना वो अपना जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो कितना चार्ज कर रही हैं, प्लस बाकी जो ब्रोकरेजेस है वो कितना चार्ज कर रही है, जिससे कि क्लैरिटी रहे कि कितना कितना एक्सपेंस जो है वो आ रहा है एक पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर, जिससे कि इन्वेस्टर को भी ध्यान रहे कि वो कितना एक्सपेंस पे कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो बच सके और उनका आरओआई जो है वो बन सके। प्लस सरकार चाहती है कि भाई लोग लंबी अवधि तक म्यूचुअल फंड में रहें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखें। तो अगर उनको क्लैरिटी होगी, उनको अगर ट्रांसपेरेंसी होगी, तो फिर वो लंबी अवधि तक जो है निवेश रहेंगे, जिससे कि मार्केट की डेप्थ भी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को सुधारने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए और अल्टीमेटली आरओआई को इंक्रीज करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। जी। तो आपको क्या लगता है मेन प्रॉब्लम क्या है कि सेबी ये करना चाह रही है? व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम जो वो एड्रेस करना चाह रहे हैं ये चेंजेस लाके? देखिए, एक तो सेबी क्लियर चाहता है कि भी जो भी आप चार्ज ले रहे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो एसटीटी हो, चाहे आप जो भी टोटल एक्सपेंस रेशो में क्लियरिटी है वो यहाँ पर दें, जिससे कि जो कॉस्ट का आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पर क्लियर हो पाए कि भाई कितनी कितनी कॉस्ट आप कैसे कैसे ले रहे हैं। इवन आप उसको कंपेयर भी कर पाए। सपोज अगर एक एएमसी है जो ज्यादा कॉस्ट ले रही है, दूसरी एएमसी हम्म। कम कॉस्ट ले रही है, तो आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम्म। जो इन्वेस्टर है उसको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिलती है। हम्म। वहीं
जो चेंजेस है टैक्सेस में उससे आप क्लैरिटी ले सकते हैं भाई। आपके जो जीएसटी है वो कितना आप चार्ज कर रहे हैं, प्लस क्या क्लैरिटी है फंड हाउसेस के पास जो टैक्स जा रहा है, या फंड हाउस के पास जो फीस जा रही है वो कितनी जा रही है, जिससे कि एक इजीली आप उसको जो है कंपेयर कर सकते हैं दूसरी एएमसी से। प्लस कहीं ना कहीं जो एक्यूरेट आप परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियोज की वजह से जो परफॉर्मेंस होती है वो इतनी एक्चुअल में ट्रैक नहीं हो पाती है। कोई एएमसी ज्यादा चार्ज करती है, कोई एएमसी कम चार्ज करती है, तो बेसिकली वो जो परफॉर्मेंस है उस एएमसी के म्यूचुअल फंड की वो चार्ज नहीं हो पाती है। तो उसको मैनेज करने के लिए सेबी ये चाहता है कि जो भी ये फीसिस हैं ये बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो, जिससे कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पे नाप सकें। प्लस कहीं ना कहीं सरकार ये भी चाहती है कि जो भी आप चार्जेस ले रहे हैं वो डायरेक्ट जो है चार्जेस हो, जिससे कि इनडायरेक्टली ना हो, जिससे कि उनकी आरओआई इंक्रीज हो। कई बार हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट जो स्कीम्स होती है उसमें लोग पैसा लगाते हैं बट उनका आरओआई उतना नहीं हो पाता है। तो हम्म सर सेबी भी चाहता है कि आप अगर कॉस्ट कम रखेंगे तो जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली आपके थ्रू आएगा, जिससे कि उनको कहीं ना कहीं जो आरओआई है वो वहां पर इंक्रीज होगी। तो बेसिकली जो हम सेबी ये चाहता है कि जो आपका एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है, जो वर्ल्ड के अंदर प्रैक्टिसेस है, उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। जी। ये जो प्रपोज चेंजेस है उसका इम्पैक्ट एसेट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर क्या हो सकता है? देखिए डेफिनेटली आई थिंक कि एसेट मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूटर थोड़े से नाखुश तो होंगे, क्योंकि हम्म जब आप एक कॉस्ट की क्लैरिटी दे देंगे तो हो सकता है कि उनकी फीस, उनका नेट रेवेन्यू पे कुछ ना कुछ हिट आता हुआ दिखाई देगा। और हो हम्म सकता है कि हम देख रहे हैं कि जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं, शायद हम्म हो सकता है कि उनके शेयर पे भी इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि अगर आप एक क्लैरिटी कर देते हैं, या फिर एक सरकार ने अगर एक सेबी ने अगर मान लीजिए कैप लगा दी कि आप केवल 2% से ज्यादा नहीं ले सकते, या हम्म आप एक एक बेसिस पॉइंट से ज्यादा नहीं ले सकते, तो वो कहीं ना कहीं वो उनके रेवेन्यू पे हिट करेगा। और हम्म अगर एक एएमसी के रेवेन्यू पे हिट करेगा तो हो सकता है कि फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी उसके रेवेन्यू को हिट करे। तो हम्म ये जो एक चैलेंज है ये एक एएमसीज के लिए, और कहीं ना कहीं जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए यहाँ पर हिट करेगा। उसकी हम्म वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो एक इम्पैक्ट है कंपनी की परफॉर्मेंस से वो यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। उनकी हम्म प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कंसर्न में आ जाएगी। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो एक लॉबी बना रखी है, मीन्स कई बार क्या होता है कि जो एएमसीज होती हैं या जो भी फंड मैनेजर्स होते हैं वो क्लैरिटी नहीं हो पाती कि भाई वो किस तरीके से हम्म जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो वो जब क्लैरिटी आएगी तो उससे कहीं ना कहीं उनको जो है इन्वेस्टर की आरओआई बढ़ाने में जो आरओआई वो इंक्रीज होगी। प्लस हम्म डिस्ट्रीब्यूटर के फ्रंट पर जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो वहां पर काफी कम हो जाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर अनचाहे वे में उसको चर नहीं कर पाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ड्यू टू ट्रांजेक्शन चार्जेस के चलते चर्निंग काफी करते हैं, जिससे कि जो आरओआई है वो वहां पर कम हो जाती है। तो इस वजह से अब डिस्ट्रीब्यूटर की जो फीस है वो वहां पर कम होती हुई नजर आएगी। अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस जो एक अजम्पशन होती है कि भाई हाँ इतना रिटर्न मिलेगा या इतना रिटर्न मिलेगा, तो वो कॉस्टिंग की वजह से काफी कम हो जाता है। तो वो जो अनफेयर प्रैक्टिस है वो यहाँ पर रुकती हुई नजर आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी उससे थोड़ा सा नाखुश हो, बट हाँ ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी स्कीम है। हम्म बहुत अच्छा स्टेप है सेबी का, जिससे कि एक जो इन्वेस्टर है उसको रिटर्न अच्छा रिटर्न मिलेगा। हम्म प्लस उसका जो आरओआई है वो इंक्रीज होगा और मार्केट में डेप्थ इंक्रीज होगी। इसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है ऑन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड द इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन? देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो इन्वेस्टर मार्केट में रहे। देखिए जब तक इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तो मार्केट में रहेगा। हम्म हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि कुछ आउटफ्लोज म्यूचुअल फंड में होते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं सेबी चाहता है कि जो आउटफ्लो है वो कम रहे, इनफ्लो रहे मार्केट में। और अगर इन्वेस्टर को अच्छे आरओआई मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर मार्केट में रहेगा। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि आज इन्वेस्टर बहुत जागरूक है। उसको ये पता होना चाहिए कि भाई आप अगर एक स्कीम में पैसा लगा रहे हैं तो आप कितना कितना टैक्स पे कर रहे हैं। हम इक्विटी मार्केट में देखते हैं जब भी कोई ट्रांजेक्शन करता है, या कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोट उनके पास आता है, जिसमें एसटीटी, सीटीटी, जीएसटी, ब्रोकरेज सब चीजें मेंशन होती हैं। जबकि म्यूचुअल फंड के लेवल पे उतना क्लैरिटी नहीं मिल पाता है कई बार इन्वेस्टर को। तो इन्वेस्टर थोड़ा नाखुश होता है कि भाई क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है, या वो उसका हमेशा क्वेश्चन रहता है कि भाई एक एएमसी जो है कितना टोटल एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रही है, हम्म जिससे कि उसको समझ में नहीं आता कि भाई आरओआई उसका कम क्यों हो रहा है। तो जब इन्वेस्टर को ये सब चीजें मिलेंगी, जब इन्वेस्टर को ये सब चीज समझ में आएंगी, जब उसको क्लैरिटी मिलेगी,
तो हम्म। फिर वो और अग्रेसिव एग्रेसिव वे में मार्केट में स्टैंड रहेगा और मार्केट में अपनी पोजीशंस को बना के रखेगा और अपने म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो सेबी है वो ये चाहता है कि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो हटें और इन्वेस्टर को बिल्कुल फेयर वैल्यू मिले जिससे कि उसकी आरओआई इंक्रीज हो प्लस वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहे। इसके कोई पोटेंशियल चैलेंजेस या ड्रॉबैक्स आपको नजर आ रहे हैं? देखिए ड्रॉबैक तो ऐसा नहीं है। ड्रॉबैक अगर आप देखेंगे तो केवल कहीं ना कहीं एएमसीज की तरफ से है या फिर अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से कुछ हो सकता है, बट ड्रॉबैक ऐसा नहीं है। अगर सरकार या सेबी कोई भी पोटेंशियल एक्टिविटी करती है तो वो पूरी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो पूरा इंस्पेक्शन करके होती है। ऐसा नहीं है कि आप मैंने सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया। जो भी सेबी स्टेप लेती है वो हर एक इन्वेस्टर से सलाह लेती है। हम्म। जो भी इन्वेस्टर हैं या फिर जो भी एजेंसीज हैं उनसे सलाह लेती है, उनसे डिस्कशन पेपर मांगती है और हम्म। उन डिस्कशन पेपर के बेसिस पे ही जो भी एक्टिविटी होती है वो की जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर सेबी ये स्टेप ले रहा है तो डेफिनेटली वो डिस्कशन करके लिया है और हम्म। उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो एक रिप्रेजेंटेशन सेबी के पास जाती है हम्म। इन्वेस्टर की तरफ से जिससे कि सेबी इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो हम्म। मुझे लगता है कि उससे कोई नेगेटिव तो नहीं होगा। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ये जो है ये पॉजिटिव होगा। जब सब कुछ क्लैरिटी हो जाएगी तो हम्म। बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा पाएंगे। जी। सेठी सर, आपके कोई क्वेश्चंस हैं? सर, आप म्यूट पे हो। सेठी सर, कोई क्वेश्चंस? अभी जी। म्यूट से निकाला मैंने। जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं पूछा था कि ये जो एक्सपेंस रेशो है ओपन एंडेड फंड्स के लिए, ये 15 बेसिस पॉइंट्स है और क्लोज एंडेड के लिए 25 बेसिस पॉइंट्स है। तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे करेंगे ये? देखिए इसमें जो एक्सपेंस रेशो है ओपन एंडेड के लिए तो बिल्कुल ही खत्म करने की बात सामने आ रही है। बट क्लोज एंडेड के लिए है कि हो सकता है कि वो उसको 5 बेसिस पॉइंट पे कम कर दें। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है जो सेबी है वो क्लोज एंडेड फंड के लिए जो है कम करती हुई नजर आ रही है और ओपन एंडेड के लिए जो है वो बिल्कुल खत्म करती हुई नजर आएगी। अच्छा, ये 75 लाख करोड़ का मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है? यस ये पहली बार मेरे सुनने में आया। तो उसमें तो कितनी गुंजाइश हो सकती है? सर, ये टारगेट तो 1 लाख करोड़ तक जाने का है कि मतलब और मार्केट यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आए। मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल मार्केट जो है वो और इंक्रीज होगा यहाँ से। और ये मार्केट मुझे लगता है कि अभी और यहाँ से इंक्रीज करने का पूरा है। अभी 75 लाख करोड़ का मार्केट है, इवन 80 लाख करोड़ का मार्केट है। मुझे लगता है कि 100 लाख करोड़ तक मार्केट जो है वो यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पर अभी भी एक पॉइंट जो उठाया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जी। तो ट्रांसपेरेंसी को कैसे लाया जाए, क्योंकि कितना भी आप करेंगे जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो इन्वेस्टर को मालूम नहीं रहता उसका कितना पैसा कहाँ जा रहा है। देखिए ये चैलेंज तो है और अगर सेबी इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो डेफिनेटली जो एएमसीज हैं या म्यूचुअल पहले भी फंड है वो सेबी उसको कर रहा है इम्प्लीमेंट लेकिन नहीं करेगा। हो रहा है उससे, ये भी मालूम है हमें। तो उस पर जरा ज़्यादा ध्यान दे, उसके लिए आप सजेस्ट कीजिए कुछ कि कैसे उसको डिस्क्लोजर देखिए ज़्यादा अगर हो। नहीं होगा तो उस पे पेनल्टी लगेगी। मीन सेबी तो क्लियर बोलता है कि अगर आपने नहीं करा कुछ भी तो उस हाँ, पे पेनल्टी सेबी लगेगी। सेबी तो बोलते कहीं हैं ना नहीं, कहीं सेबी सर्कुलर में एक चीज़ बोलता है, उसके आदमी सर्कुलर को समझते हैं क्या जो इम्प्लीमेंट करते हैं? वहाँ भी गलती हो सकती है। तो सवाल ये है कि जब तक क्लैरिटी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन नहीं है, कितने तरह के टैक्स लग जाते हैं, डबल डबल टैक्स लग रहे हैं बहुत से उसमें। वो इनको देखना पड़ेगा, एक्सपेंस रेशियो का देखना है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के लिए अलग क्यों है, और जो ट्रांजिटरी एडिशनल 5 बेसिस पॉइंट चेंजेस है वो पहले अलाउ किया था मैंने डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। तो उसका क्या हुआ? इसमें सारे पुराने निकालने पड़ेंगे, जो पुराने पाप धोने हैं, पुरानी जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक करना है और नई गलती नहीं हो। ऐसे ही ये अपना एसटीटी है, जीएसटी है, सीटीटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, और उसकी जो कैप्स हैं टोटल एक्सपेंसेस होगी जो कैसे उससे लिंक बैठती है। और ड्रास्टिक देखिए रिडक्शन ये ब्रोकरेज में करने का है, कैप्स 12 बेसिस पॉइंट टू टू फॉर कैश मार्केट। 10 पॉइंट का भी यस ये कर पाएंगे क्या? ब्रोकर हाँ तो कर देगा लेकिन करेगा नहीं तो कौन उसको पकड़ेगा?
सवाल इसकी नहीं है कि रूल है कि नहीं है। रूल बनाने के बाद में लागू नहीं होते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ऑप्शनल परफॉर्मेंस लिंक्ड फी प्रोडक्ट्स हैं, स्ट्रक्चर है। तो क्या है उसका कंसेप्ट क्या है? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए कि क्या कमी है सेबी, उसमें? देखिए सेबी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत एग्रेसिव है। हमने इक्विटी मार्केट में भी देखा है, सेबी ने बहुत सारे रूल रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किए हैं। चाहे वो ब्रोकिंग लेवल पर हो, चाहे वो इन्वेस्टर के लेवल पर हो, चाहे वो रिसर्च एनालिस्ट के लेवल पर हो, सभी पे हमने काफी अच्छे पेनल्टीज आती हुई देखी हैं। और मुझे लगता है कि अब म्यूचुअल फंड के ऊपर भी अगर कोई भी ऐसा जो सेबी ने अगर फाइनलाइज कर दिया, कोई इंप्लीमेंट कर दिया, अगर वो नहीं करती है एएमसी, तो वहां पर पेनल्टी लग सकती है, चाहे वो पेनल्टी फाइनेंशियल लेवल पर हो, तो मैं कहता चाहे हूँ वो। सेबी पर पेनल्टी लगनी चाहिए, सेबी पर पेनल्टी लगनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज पर पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सुना देते हैं और अपना काम नहीं करते हैं। अभी जो आना चाहिए था पैसा नहीं आया। जी। अभी इन्वेस्टरों को पैसा नहीं मिल रहा है। अभी देखिए जहाँ तो 90% बाजार बढ़ा जिस साल, तो उस साल लोग बोलते नहीं है कुछ। जब भी 8% बढ़ता है तो उसमें वो 4% म्यूचुअल फंड वाला ले जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? छोटे इन्वेस्टर बेचारे मर जाते हैं। वो फिक्स डिपॉजिट देखिए वाली वही चीज़ों में डालते हैं, रिप्रेजेंटेशंस इंडेक्स जो में है ना। डालते हैं। जी। देखिए वही वो वाइट ऐसे पेपर पे जो है सेफ्टी में ना, जाते हैं, सेबी, प्रोटेक्टिव सेबी चीज़ों में डिस्कशंस। डालते हैं पैसा। इंडेक्स फंड में 8-9% पे, तो उसको क्या मिलेगा? जैसे गोल्ड और सिल्वर में सालों तक नहीं मिला। यस। मिला 2 साल में मिला। अभी भी एवरेज करोगे तो गोल्ड की एवरेज कुछ ज़्यादा नहीं है। यस। 20 साल की आप बिठाओ की एवरेज बैठती है। तो इक्विटी के सामने तो टक्कर नहीं है ना उसकी। तो इसके लिए क्या इनको किया जाए कि इन्वेस्टर को फायदा हो, जो पैसा लगा रहा है 50 लाख करोड़ का, आपने बोला 1 लाख करोड़ का, 1 करोड़ करोड़ का मार्केट हो जाएगा। तो उसको फायदा कितना हो रहा है, सामने कितना इन्वेस्टर की पॉकेट में आया? समझो आप 2 करोड़ लगा रहे हो साल में, 1 करोड़ लगा रहे हो, तो आपको कितना नेट फायदा हुआ ईयर टू ईयर, आप कंपेयर करके खुद आप जान सकें। ये नहीं कि ब्रोकर को मालूम है या आपके टैक्स कंसल्टेंट को मालूम है। तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी पड़ेगी? आप सुझाव देखिए दीजिए सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को, गवर्नमेंट को। देखिए सेबी सेबी ने क्या किया है कि सेबी ने डिस्कशन पेपर्स लोगों से मांगे हैं। और वो डिस्कशन पेपर जो है वो इन्वेस्टर की तरफ से भी गई हैं, रिप्रेजेंटेशंस गई हैं। उसके बेस पे सेबी ने ये स्टेप उठाया है। और मुझे लगता है कि सेबी अब एग्रेसिव वे में इन स्टेप्स को यूज करेगा। और हो सकता है कि आगे चलकर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत क्लैरिटी आपको म्यूचुअल फंड के लेवल पर आती हुई दिखाई देगी। और कुछ जो कैप्स हैं कॉस्टिंग के ऊपर वो यहाँ पर लगते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा ये। और इससे कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर की आरओआई है वो यहाँ पर सुधरती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि सुनर और लेटर आपको ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होते हुए दिखाई देंगे। पर सर म्यूचुअल फंड के अपने खर्चे कम हुए हैं क्या? कोई उन्होंने ऐसा कोई डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें मालूम चले में कि म्यूचुअल फंड के खर्चे कम हो गए हैं? क्योंकि वहां से कम होंगे तभी आएंगे ना। जो खर्चा करने वाला है उसको जब तक आप नहीं रोकेंगे तो कमी नहीं होगी। जी। जो अर्न कर रहा है वो तो बेचारा, उसको तो बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा लेके आओ फंड, वो लेके आएगा। जी। लेकिन खर्चा करने वाला अपने हिसाब से किए जा रहा है। जैसे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, पिताजी का पैसा है, खर्चा करो। तो कहाँ दिक्कत है, कहाँ ये नहीं हो पाया, हमें मेन चीज को समझना है। देखिए उसके लिए भी सेबी ने कंसल्टेशन पेपर मांगे हैं कि भाई जो भी एएमसी है वो किस तरीके से खर्चे कर रही है, प्लस जो उसके फंड मैनेजर्स है उनकी क्या परफॉर्मेंस बेसिस पे वो उनको इंसेंटिव दे रही है, या उनकी रिसर्च टीम किस बेसिस पे काम कर रही है, या उनकी जो ब्रोकिंग चार्जेस है वो कितने हैं, प्लस जो वो ब्रोकर उनसे जो उनको बाद में फीस पास ऑन हो रही थी टर्नओवर टैक्स के रूप में वो कितनी है। वो सब चीजें सर सेबी ने यहाँ पर मांगी हैं। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अब क्लैरिटी आती हुई दिखेगी। तो और हो पिछले सकता है साल की कि किधर पूरा है? ही एक पिछले स्ट्रक्चर। 5 साल की किधर है वो? पिछले 5 साल में भी ली होंगी उन्होंने कुछ तो। ये तो हर साल का उनका रिव्यू होता होगा, 2-3 साल में तो होता होगा। जी। तो पहले की किधर है जी। रिव्यू की? और एक्सपेंस रेशियो ऐसी रेशियो है जिसमें कुछ भी घुसा सकते हैं आप। ये एक्सपेंस है, यस। खर्चा आपने कर दिया, बाप दादा से पूछा नहीं किया, कर दिया। एक्सपेंस तो हो गया, अभी एक्सपेंस हो गया तो रेशियो में चला गया वो। तो सवाल ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और किसके लिए कितना खर्चा है, और कहाँ ज़्यादा हो रहा है कहाँ कम हो रहा है। वो म्यूचुअल फंड के ऊपर छोड़ देगी तो दिक्कत है। अब वो देखिए उनको कितना रेगुलेटर है एक्सप्लेन सेबी, तो वो करेंगे। बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करेगा।
सेबी रेगुलेटर है, इसको इम्प्लीमेंट करेगा। और मुझे लगता है कि आपको आने वाले, क्योंकि 14 शायद आई थिंक 14 नवंबर के आसपास कुछ डेट है इम्प्लीमेंट करने की, तो मुझे लगता है कि विदिन 20 डेज आपको इस पर क्लैरिटी और आती हुई दिखाई देगी और फिर इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है जैसे जीएसटी में गया, पहले जीएसटी ज़्यादा चार्ज कर लो, बाद में वही कंट्री के इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए थोड़ा उसमें से दे दो। ऐसे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा निकलवाओ पहले, फिर बाद में थोड़ा दे दो उनको, इन्वेस्टरों को। ये तुम्हारा प्रोटेक्शन फंड बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। तो झोल डाल नहीं होगा। मैं क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना देखिए अपने को कुछ उसके समझ ही लिए नहीं सेबी आएगा। काम कर रहा है, उसके लिए सेबी काम कर रहा है, मुझे लगता है ये कि भी वो काम जल्दी कर रहा ही नहीं, तैयारी हमें है। हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए ना। कर सर तो आई रहे हैं। वेट एंड वॉच, आई थिंक जैसे समय जाएगा हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अनुज जी, योर Yes. कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन दिस टॉपिक। देखिए डेफिनेटली सेबी अगर आप देखेंगे तो पिछले अगर हम खाली पिछले 10 सालों को खाली अगर हम इवेल्युएट करें तो यहाँ पर बहुत चेंजेस सेबी ने किए हैं, चाहे वो इक्विटी मार्केट के फ्रंट पर हो, चाहे वो एक जागरूकता के फ्रंट पर हो, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के प्रोटेक्शन के रूप में हो, या फिर अवेयरनेस के रूप में हो, या फ्रॉड एक्टिविटी को रोकने में हो। हमने देखा सेबी ने बहुत एग्रेसिव अच्छे काम किए हैं और उससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को बेनिफिट भी मिला है। मुझे लगता है कि अब म्यूचुअल फंड के लेवल पे भी सेबी। अनुज जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब क्या जी। हमको मीट हो गया। जी कुछ इशू लगता है, नेट इशू लगता है। ठीक है सर, अच्छा सेशन रहा, शायद कुछ नेट इशू है तो जुड़ नहीं पाएंगे। सर थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। एक अच्छे विषय पे हमने बात की है। दर्शकों को बता दें कि इसी तरह हम अलग अलग विषय लाते रहेंगे और आपके सामने पेश करेंगे और चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सेठी सर। कल आपसे फिर मिलते हैं। नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। अच्छा, अभी आ गया लगता जी अनुज है। जी, कहिए प्लीज कहीं कंटिन्यू। बोल पा रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि सेबी जल्दी ही इस पर इम्प्लीमेंट करेगा और इससे काफी हद तक जो क्लैरिटी है, जो एक ट्रांसपेरेंसी है, वो इन्वेस्टर को मिलती हुई नजर आएगी, जिससे इन्वेस्टर का मनोबल भी बढ़ेगा। हम्म। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर भी यहाँ पे आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत स्मॉल निवेशक भी यहाँ पर आते हैं, तो उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए डेफिनेटली सेबी ऐसे स्टेप लेगा जिससे कि उनको क्लैरिटी मिले कि उनका कितना एक्सपेंस रेशो जो है वो मार्केट में आ रहा है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं सेबी जो है वो ड्राफ्ट पेपर लेके आ सकता है, और जल्दी ही मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो बढ़ती हुई नजर आएगी। जहां तक मार्केट का सवाल है, मुझे लगता है कि मार्केट में अभी जो पॉजिटिविटी है वो कंटिन्यू रह सकती है। और हम्म। हमारा मानना है कि जैसे जैसे ट्रेड टॉक पॉजिटिव होगी, यूएस चाइना यूएस इंडिया की, और कहीं ना कहीं आगे चलकर जिस तरह के डेटा आ रहे हैं, लग रहा है कि आगे इकोनॉमी पॉजिटिव हो सकती है, और लग रहा है कि इक्विटी मार्केट के लिए आने वाले 2-3 महीने काफी पॉजिटिव रह सकते हैं। जी अनुज जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। आपसे फिर मिलेंगे, अलग अलग विषय पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जी, थैंक थैंक यू। यू आनंद जी। नमस्कार।